हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन साइंस। तो आज देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्या क्वेश्चन इन स्वेट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर पनिंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कर लेना चाहिए? सैंड पेपर की हेल्प से क्यों कर लेना चाहिए बच्चों? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, वो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है एमजीओ। मतलब इसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है एमजीओ की, जो कि इसको बर्न नहीं होने देती। मतलब इसको बर्न करने जाओगे तो ये बर्न होगा ही नहीं बच्चों। इसीलिए इसको पहले सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन करने लग चाहिए, ताकि ये लेयर हट जाए ऊपर से, और लेयर हट जाएगी तो आप इसको बर्न कर पाओगे। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोराइड के साथ, क्लोरीन होगा ना वैसे दिया था, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो देखते हैं हाइड्रोजन ऐसा बच्चे किसने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ और बनाया HCl। देखो एक बात बताओ, इधर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी 2। सबसे पहले करेंगे इसको बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से उसके पास जाते हैं, इसके पास नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा आइटम किसके पास है? दो। हाइड्रोजन के पास 2 है, यहाँ पर 2 है, क्लोरीन के पास यहाँ पर भी 2 है। तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, इधर से इनिशियल से। तो हाइड्रोजन कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 है तो इधर भी प्रोडक्ट के साइड में भी 2 होनी चाहिए, तो 2 लगा दो यहाँ पे। जैसे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी कितने हो गए? इधर 2 हो गए और इधर क्लोरीन पहले से 2 है। अब ये रिएक्शन कैसी परफेक्टली बैलेंस है। इसको यदि बैलेंस नहीं करते, यदि मैं 2 नहीं लगाता यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखता, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और यदि इसको बैलेंस कर दिया तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्ट किया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, ये है बेरियम क्लोराइड, इसने रिएक्ट किया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। ओके, और क्या बनाया? इसने बनाया बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले तो ये बताओ, मैं ये फॉर्मूला ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? जैसे BaCl2 L2SO4 का होता है, मुझे कैसे पता चला ऐसे लिखना चाहिए? तो बच्चों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 9 में। सर क्लास 9 से तो हम आए हैं 10th में, अब वापस 9 में कह रहा है। अरे 9 में जाने का मतलब ये लेक्चर देखना पड़ेगा हमारे आगे। ये भी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने में डाल रखा है। देखो BA की जो बैलेंस होती है +2 होती है, मैं रफ आइडिया दे देता हूँ। क्लोरीन की -1 होती है। तो क्या करते हैं बैलेंस चीज़ को आपस में, ये पहले तो ये साइन हटा देते हैं, साइन से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस हटाओ। अब इनको ऐसे zigzag मोशन में लगा दो, मतलब ये 2 इसके साइड में लगा दो और ये 1 इसके साइड में, तो BA1Cl2। और 1 को लिखते नहीं है तो BaCl2 हो जाएगा, इसलिए BaCl2 होता है। और एल्यूमिनियम SO4 का उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंस होती है +3 और SO4 की होती है 2 -2 होती है। तो इसको भी क्रॉस ऐसे, ये इधर, तो Al2 आ जाएगा और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि SO4 क्या है? पूरा एक ही कंपाउंड है SO4। तो SO4 को होल थ्राइस के फॉर्म में लिख देंगे। अब इसको करना है बच्चों क्या? बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। तो BaCl2 L2 SO4 का होल थ्राइस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम जिसके पास है, इसी के पास देख रहे हैं मुझे तो 5। 3 तो SO4 के, 2 एल्यूमिनियम के। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। क्या करते हैं? इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें SO4 3 दिख रहा है ना, SO4 3, तो SO4 इधर भी 3 बनाने पड़ेंगे, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 बन गए। ओके 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 ओके। नाउ एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे, तो इधर भी 2 होनी चाहिए, तो इधर 2 लगा दिया। ओके ओके यार। तो अब क्या हुआ? बेरियम को बैलेंस करना है, तो बेरियम की इधर 3 है, इधर भी 3 होनी चाहिए, तो 3 लगा दिया। अब देखते हैं क्लोरीन बचा। क्लोरीन बैलेंस है कि नहीं? 3 2 6 है ना, इधर भी 6 होना चाहिए, 3 2 6, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। तो ये क्या हो गया? परफेक्टली बैलेंस हो गया। ये परफेक्टली बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, Na ने रिएक्ट किया वाटर के साथ और बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बनाया, समझ लो। Na ने रिएक्ट किया H2 के साथ और NaOH प्लस H2 बनाया इसने, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें। तो देखो अब इसको करना है बैलेंस। कौन सा लेंस? बैलेंस। तो सबसे पहले किसके पास जाओगे आप? जिसमें नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे किसके पास सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं? इसके पास दिख रहे हैं मुझे, NaH के पास, क्योंकि एक Na हो गया, एक O हो गया, एक H हो गया, मतलब 3 आइटम्स हैं इसके पास। और इसके पास है 2 और इसके पास भी 3 है और इसके पास 1 है। तो इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं सबसे पहले। क्या देखते हैं? हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड 2 है ना, इधर H2O में 2, और तो कोई है नहीं रिएक्टेंट में, नहीं है ना, तो हाइड्रोजन 2। इधर हाइड्रोजन है 3, 2 तो ये रहे और 1 ये रहा 3। तो 2 और 1 3, और अपने को ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉइंट्स में नहीं रहे। अब 3 है, 3 को बैलेंस कैसे करोगे? 3 को नहीं कर सकते ना, क्योंकि इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है। देखो रिएक्टेंट में तो 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 3 है, तो दोनों को कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को 6 6 बना सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड 6 बना लेते हैं। तो इसको तो कर लो 3 से मल्टीप्लाई इधर इंटू 3, और इसको कर लो 2 से, तो ये 6 6 हो जाएंगे। तो इधर कर लेता हूँ 3 का मल्टीप्लाई, आगे 3 लगा दिया, और इधर कर देता हूँ 2 का मल्टीप्लाई। इसका 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 कर दूँगा, तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। बताओ आपके हिसाब से हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अरे बोलो बच्चों, प्यार से बोलो। 3 2 जा, इधर 2 लगा सकते हैं ना अपन,
2 टू जा 4 हो जाएगा ना। और यदि अपन ने इधर 2 लगा दिया, इस पर 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन इधर 2 हो गए और ये हाइड्रोजन 2 हो गए। यदि मैं इसके सामने 2 लगा देता हूँ तो 2 टू जा 4 इधर 2 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन 2 हो गई, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ठीक है। एन इधर देखो, मैं आपको वापस समझा देता हूँ। जब 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 एन रिएक्ट करता है H2O के साथ, बनाता है NaOH प्लस H2 गैस, ये वाला यार, ये था क्या? ये ना NaOH और H2, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अपन ने स्टार्ट किया सबसे पहले हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन 2 सबसे मैक्सिमम, तो इसी के एटम थे जो 2 थे। और इस साइड है प्रोडक्ट की साइड में 3 है, 2 ये रहे और 1 ये रहा। तो 3 को मैं 4 बना दूँ क्या? 4 बनाएगा। 4 कैसे बनेगा? इसके सामने यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? ये 2 हो गए, ये भी 2, तो टोटल 4 हो गए ना। टोटल 4 हो गए। तो रिएक्टेंट में भी 4 बनाते हैं। रिएक्टेंट में 4 बनाने के लिए इसको 2 से आगे 2 लगा देते हैं। इधर 2 लगा दिया तो 2 टू 4 ये हो गए, और ये भी हो गए 2 और 2 4, ये 4 हो गए। ओके ओके यार। नाउ ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, बिल्कुल 2 है, इधर भी 2 है, बिल्कुल 2 है, बैलेंस है। इधर सोडियम है 2, तो इधर भी 2 होनी चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। ये देखो आंसर भी लिखे हैं इसके। राइट द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन छूट रहा है, वो है आपका बैलेंसिंग के लिए ये। उसमें बोला है आपसे कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो वो बनाता है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। और दूसरा क्या बनेगा? ये बेरियम सल्फेट बन गया, तो दूसरा NaCl बनेगा ना, प्लस NaCl बनाता है। ये दे रखे हैं इसके साथ, और ये सारे दे रखे हैं आपको सॉल्यूशन में है। ये सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, तो ये किस फॉर्म में होंगे? एक्वस फॉर्म में। और इसके बारे में बता रखा है, ये इनसॉल्युबल बनता है, ये इनसॉल्युबल बनता है, NaCl भी एक्वस फॉर्म में होगा। अब इससे क्या पता चल रहा है? सॉल्यूट फॉर्म बनना मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में ये कंपाउंड ऐसा बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, तो यहाँ पे BaSO4 इनसॉल्युबल है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कोई डाउट तो नहीं हो जो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। और ये एक्वस मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म है, मतलब वाटर में इनको घोला गया, बिल्कुल सही बात है। अब इससे मतलब नहीं है अपने को। अच्छा, ये किस टाइप रिएक्शन बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? ना ना ना, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक होता है, वो दूसरे कंपाउंड में से किसी को रिप्लेस कर देता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं ना, ये जा रहा है SO4 के साथ और Na आ रहा है Cl के साथ, मतलब आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो BaCl2 ने रिएक्ट किया Na2SO4 के साथ और बनाया BaSO4 प्लस NaCl। अब करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए उसके बाद जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, तो इसमें कितने एटम है? टोटल 3। एक बेरियम 2 क्लोरीन, टोटल 3। इसमें कितने एटम है? 2 सोडियम 1 SO4 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। एक है एक है Cl। SO4 अपने आप में पूरा एक ही कंपाउंड माना जाता है। ऐसे मत पढ़ना, इसको ऐसा लगे O4 ऐसे नहीं होता। SO4 ये टोटल होता है कंपाउंड, ऐसे SO4 के फॉर्म में रहता है, और इसकी वैलेंसी होती है SO4 2 माइनस, मतलब 2 होती है इसकी वैलेंसी। और Na कितनी होती है? +1। इसीलिए Na SO4 क्यों लिखा है? क्योंकि Na पे +1 और SO4 पे 2 माइनस। इनको एक्सचेंज कर देते हैं, इसके Na2 आ जाता है और इधर SO4 आ जाता है, तो ये हो जाता है Na2SO4। समझ गए बच्चों? ये SO4 बन गया और NaCl बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब करते हैं इसको बैलेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो इससे कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम 3 है ना, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, 3 से कर लेते हैं इसको। तो SO4 बैलेंस करते हैं इसका। यहाँ Na करें पहले, Na कर लें, चलो Na कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो Na के ज़्यादा है ना। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए, तो इधर 2 लगा दिया आपने फटाफट। अब SO4 को कर लेते हैं इसमें। SO4 को करते हैं तो इधर SO4 1 है, इधर भी 1 है। ओके, ये तो बैलेंस ऑलरेडी। Ba बेरियम कितना इधर? 1 है, और प्रोडक्ट में भी 1 है, अच्छी बात है। क्लोरीन इधर कितने हैं? 2, और इधर भी कितने हो गए? 2। तो ये तो पूरी बैलेंस हो गई इक्वेशन। सिर्फ एक क्या करना पड़ा अपने को? NaCl के सामने 2 लगाना पड़ा। ओके ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वो आपसे बोलता है कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब ये किस फॉर्म में? एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म है ना, एक्वा ये है। अब ये क्या करता है? ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ, गिव्स, ये भी एक्वस है। गिव्स मतलब ये क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनाते हैं? ये प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड हुआ एक्वस और वाटर होता है लिक्विड, ये बना देते हैं। अच्छी बात है। अब इसको करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आप किसी से भी स्टार्ट करते हो। इसमें नंबर ऑफ Na अलग है, ये OH है, ये OH पूरा होता है, तो इसमें टोटल हो गए 2। इसमें हो गए 2, इसमें भी हो गए 2, इसमें हो गए 3। तो 3 से स्टार्ट करें, इसमें नंबर तो ज़्यादा। ओके, 3 से स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर तो बच्चों 2 हाइड्रोजन है, और इधर है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, एक इधर। ओके, ये बैलेंस है। मतलब इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 प्रोडक्ट में, और ये 1, इधर Na कितने हैं? 1, इधर भी Na 1, इधर Cl1, इधर भी Cl1। क्या बात है, तो बैलेंस ही नहीं करनी, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये तो। ओके 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 ओके। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी NCERT में दे रखा है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है,
तो मैं आपको उसको बोल के बताता हूँ, बोल के बताता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज हुआ है, इसका नाम दिया एक्स है, ठीक है, वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी केमिकल इक्वेशन यानी कि इसकी रिएक्शन लिखो जब इसको वाटर में मिलाया जाएगा। तो देखो कौन यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको वाटर में मिलाया जाता है तो ये देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 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 क्या देता है बताओ, COH उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें इस गैस क्या निकलेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये याद रखना, ये तुम्हें बताना यहाँ पे क्या होगा और क्या बनेगा बताओ, H2 यहाँ H2O बताना ये, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये रिएक्शन में ये बनता है, ठीक है, और इस चीज़ से वाइट वॉशिंग की जाती है। आप खरीद के लाओगे CaO और इससे बनेगा CaOH का वोल्टेज। अब इसका नाम भी बताना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या है इसका, वर्ल्ड लाइम है, क्विक लाइम है, क्या नाम है इसका, ये बताना है आपको CO का। इसने H2 से रिएक्शन करी, CaOH का वोल्टेज बना लिया, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब CaOH के वोल्टेज से आपने क्या किया, वाइट वॉशिंग कर दी। अब ये CaOH का वोल्टेज क्या करता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, और यही होता है। और इसमें वाटर भी निकलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ दीवार पे ये बचता है, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ टाइम बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, यही दीवार पे लास्ट में बचता है, और यहाँ से H2O वेपर की फॉर्म में वेपराइज हो जाता है। तो लास्ट में कौन बनता है, CaCO3, और इनिशियल वेपर लाती है मार्केट से CaO, उसका नाम क्या बताओ बताओ, क्विक लाइम है, कौन सा लाइम है ये, तो बच्चों इसको बोलते हैं, बता ही देता हूँ मैं तुम्हें, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड मेक द ऑब्जर्वेशन। मेक द ऑब्जर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक द ऑब्जर्वेशन मतलब आपको रिएक्शन को देख के ऑब्जर्वेशन बताना है कि आपने उससे क्या सीखा। तो हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, H2O है, टूट जाता है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। तो H2O टूटा, इसमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। इधर कितने आइटम है, टोटल 3, इधर 2, इधर 2, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें, नहीं बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन को करते हैं, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर लगाना पड़ेगा 2, पर 2 लगाते हैं हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि अब इसके इधर हो गए 4, इधर भी 4 बनाए थे 2, तो इसका मतलब 2H2O गिव्स 2H2 + O2, ये होता है वाटर का हाइड्रोलाइसिस। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन ये निकला यहाँ से कि जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ से, उससे दुगनी अमाउंट में, उससे डबल अमाउंट में हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है खतरनाक वाला, कि हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है उससे डबल हाइड्रोजन रिलीज होती है, उससे डबल हाइड्रोजन रिलीज होती है। ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड वाटर है, ये गैस होगी और ये भी गैस फॉर्म में होगी। बस ये ऑब्जर्वेशन याद रखना कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो डबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यदि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया जाएगा तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बन जाता है सॉल्यूशन में FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, पहले तो ये बताओ मुझे, अच्छी तरह बताना ये, बताओ बताओ बताओ। अब देखो होता क्या है कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है, तो ये लाइट ग्रीन हो जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, मतलब ब्राउन टाइप का जो सॉल्यूशन होता है इसका, तो ये हो जाता है लाइट ग्रीन FeSO4 बनने के साथ, और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। अच्छा ऐसा होता क्यों, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पता। अच्छा आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसको देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में। ये क्या कहते हैं, कर्ण ने मग से क्या किया, आलू जामुन फेंके और बोला पब है, क्यों, सबने पूछा क्यों, कॉपर है ना, क्यों, क्योंकि मुझे हक करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, इसको किसको हक करना था, सिल्वर और गोल्ड को, किसको हक करना चाहता है, सिल्वर और गोल्ड को। तो कर्ण के मग में कर्ण ने मग के आलू जामुन फेंके और बोला पब है, क्यों, क्योंकि उसे हक करना है किसको, चांदी सोने को, चांदी और सोने को। अब देखो मैंने क्या बताया कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है और ऊपर जो आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिसके नीचे आता है उससे। तो आयरन डिस्प्लेस करेगा किसको, कॉपर को, क्यों कर देगा, क्योंकि आयरन ऊपर आ रहा है तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। समझ में आ गई बात, आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। हो आज तो माइक दूर पड़ा हुआ था, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी आज, माइक थोड़ा दूर था बच्चों, आवाज़ की कोई गारंटी नहीं ले रहा मैं आज, आवाज़ थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा आज तो बच्चों, तुम्हें आवाज़ थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो एडजस्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो नाउ 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 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। राइट द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 AgOC नोजी सुन नोजी मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं वो तुम भी करो सी 1 2 का 4
O2 का पन, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन, होगा सजन मेरा नाम है लखन। सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्ट किया NaCl, क्या रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें कैसी रिएक्शन होगी, AgCl प्लस Na3, ये बन जाएगा। ये तो सिंपल रिएक्शन है। फाइंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बताओ बताओ बताओ, होगी ना होगी, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक क्वेश्चन और है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया HCl के साथ, तो बताओ वहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, उस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है अपना प्यारा प्यारा, एक्वस फॉर्म में ये, इसने रिएक्ट किया HCl से, वो भी एक्वस है, और क्या बना लिया, NaCl प्लस H2O बना लिया, NaCl प्लस H2O बना लिया, ये भी किस फॉर्म में, एक्वस, और H2O किस फॉर्म में, लिक्विड, ये क्या है, वाटर, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और HCl है क्या, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है क्या, Na1 है, इधर V1 है, OH इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखा जाए तो इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर भी 1 ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ये रहा 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ओके, इधर Cl1 है, इधर भी Cl1 है, ओके, पूरी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फॉलोइंग इक्वेशन में कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से रिड्यूस हो रहे हैं, वो आपको बताने। तो जब सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बनाया Na2O। अब बताओ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हो रहा है, सोडियम हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, कौन हो रहा है, सोडियम हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, इट गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन, इसको मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं वैसे, देखो एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की एक डेफिनेशन ये भी है, डेफिनेशन जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है रिड्यूस। तो यहाँ पे सोडियम ने ऑक्सीजन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, कैसे दे दिया, क्योंकि Na2O का मतलब समझते हो आप, Na2O का मतलब है Na प्लस और O2 माइनस, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, बिल्कुल, तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है ऑक्सीडाइज। ये वाली डेफिनेशन भी आपको पढ़नी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ अच्छा ऑक्सीजन की जुड़ने से आप ये तो बता सकते हो कि ऑक्सीजन Na के साथ जुड़ गया तो Na तो ऑक्सीडाइज हो गया, बट O2 को कैसे जस्टिफाई करोगे, O2 रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुई, ये कैसे बताओगे, तो ये कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो होता है ऑक्सीडाइज, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो होता है रिड्यूस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तभी तो ये 2 माइनस इस पर चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो ये हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और सोडियम हो रहा है ऑक्सीडाइज। दूसरा ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि जब एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एक्सप्लेन करना है तो पूरा इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है ऑक्सीडाइज और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो होता है रिड्यूस। अब दूसरी रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, बना कॉपर और H2O। तो कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई तो ये कॉपर बन गया ना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हो गया अलग, जब ऑक्सीजन किसी चीज़ से निकल जाता है तो वो हो जाती है रिड्यूस्ड, ओके। हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हो गई ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन हो गई ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन तो हो गई ऑक्सीडाइज, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर हो गया रिड्यूस, ओके। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की यदि मैं बात करूँ तो क्या हो गया, क्योंकि कॉपर को रिड्यूस होने में कौन हेल्प कर रहा है, हाइड्रोजन, कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ने इसकी ऑक्सीजन ले ली, इसकी ऑक्सीजन ले ली ना कॉपर ऑक्साइड की, तो कौन हेल्प कर रहा है कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस होने में, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, इसके अलावा जो चीज़ बचती है रिएक्टेंट में उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज हुआ कौन, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, इसके अलावा जो बच गया वो कॉपर ऑक्साइड होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अच्छा कॉन्सेप्ट से अच्छा कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिली कहाँ से, कॉपर ऑक्साइड से मिली ना, कॉपर ऑक्साइड ने इसको ऑक्सीजन दी तभी तो ये ऑक्सीडाइज हो पाया, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने में किसने हेल्प करी, कॉपर ऑक्साइड ने, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट क्या थे, वो छोड़ो, मैं बताता हूँ यहाँ पे, उसने कुछ स्टेटमेंट दिए थे उनको छोड़ो, मैं बताता हूँ डायरेक्ट क्या पूछा गया था। ये रिएक्शन दे रखी थी आपको, PbO ने कार्बन से रिएक्ट किया और Pb और CO2 बनाया, तो एक बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे Pb ऑक्सीडाइज हुआ, नहीं बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं, Pb तो रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो ऑक्सीडाइज कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट था क्या, PbO रिड्यूस हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, PbO रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गई, अच्छा। फिर वो बोलते हैं कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, तभी तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडाइज होने के लिए उसमें उसको किसने हेल्प करी, उसने PbO ने हेल्प करी ना, अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दे दी तभी तो वो CO2 बना पाया, मतलब कार्बन तो हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइज, और जिसने ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करी वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे PbO क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बच्चों PbO क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस,
और रिड्यूस करने में किसने हेल्प करी, कार्बन ने। कैसे हेल्प करी, वो इसकी ऑक्सीजन लेके भाग गया, ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा तो इसने ऑक्सीजन इसको रिड्यूस होने में हेल्प करी, तो कार्बन हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। 10th क्वेश्चन, Fe2O3 ने एल्यूमिनियम ये बनाया। द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, कौन सी रिएक्शन है ये, तो सिंपल बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जाना पड़ेगा आपको एक्टिविटी सीरीज ने। एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस किया, आयरन को। तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर भी सकता था क्या, हाँ बिल्कुल कर सकता था, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है एज कम्पेयर टू आयरन, तो ऊपर वाला नीचे वाले को आराम से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। वॉट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फाइलिंग, ये आयरन है और ये HCl है और इनकी पाड़ी हो रही है, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा यहाँ पर, क्या तुमको पता है बच्चों, यदि नहीं पता है तो तुम कैसे बताओगे, और जो तुम नहीं बताओगे तो आगे कैसे जाओगे। तो देखो इस यहाँ पे बनेगा आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCl2 और FeCl3 कुछ भी, यदि इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन आ जाएगा तो FeCl3 बना लेगा, बट कम अमाउंट में रहेगा इनिशियली तो FeCl2। आयरन की दो वैलेंसी हो सकती हैं, Fe+2 की फॉर्म में भी होता है और Fe+3 की फॉर्म में भी होता है। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड ए केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों होना चाहिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है इसमें नंबर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम इक्वल टू प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स, ये बात है बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में उतनी प्रोडक्ट साइड में होनी चाहिए। जैसे कि इस रिएक्शन में यदि देखें तो देखो इसमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितनी है 2, प्रोडक्ट में भी कितनी है 2, अच्छा Cl कितने रिएक्टेंट में 2, ओके इधर भी 2, ओके आयरन इधर 1 इधर भी 1, तो मतलब ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब दूसरी बात देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहता है। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए, इसीलिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। ओके ओके ओके, इन स्टेटमेंट को आप क्या करो, पहले तो इस फॉर्म में लिखो और फिर इनको बैलेंस करो। तो पहली इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन बनाती है निमोनिया, नहीं निमोनिया नहीं अमोनिया। तो इसको बैलेंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को NH3 से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा कितने 4, बाकी इसमें 2 इसमें 2, ओके ओके, इसमें 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 ओके ओके। तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इधर कर दिया मैंने 2 का मल्टीप्लाई, इधर कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, इधर भी हो गए 3 2 6, नाइट्रोजन इधर 2 इधर भी 2, दोनों साइड 2 2 हो गए, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके ओके। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, H2S गैस कंबाइंड विद H2S गैस बर्न इन एयर, यानी कि O2 में बर्न हो रही है, और क्या दे रही है वो, वाटर, यानी कि H2O एंड कौन सी गैस दे रही है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। इसको करना है आपको बैलेंस। तो बैलेंस किससे स्टार्ट करें, इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3 इधर 2, तो चलो किसी से भी स्टार्ट कर लेते हैं जो लग रहा है कि ये बैलेंस है नहीं है। तो करते हैं अपन ऑक्सीजन से करें या हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से करेंगे। हाइड्रोजन तो देखो इधर 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो 4 बना लूँ क्या, तो इसको भी 2 कर दूँ क्या, इसको भी 2 कर दूँ क्या, बोलो कर दूँ तो 2 इसको 2 कर दिया तो ये 2 और इधर 2 4 हो गए, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस हो गया, बट अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कौन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं अपन, 2 नहीं बना के इसको 3 कर देते हैं, 3 2 या 6 हो जाएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए ये 2 तो है ही, ये 2 तो है ही बच्चों, तो इधर क्या कर लेते हैं अपन, 2 की जगह कर लेते हैं 3, इसमें 3 कर दूँ मैं, 3 इसको कर दिया, 3 2 या 6 3 और 2 5 हो गया अभी। ना 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 ना, ये गलती नहीं करनी पड़ेगी अपने को, 5 नहीं करना, इसको 2 ही रहने देते हैं। तो 2 2 या 4 और ये इस तरह से हो जाएगा 2 2 4, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे इधर, तो इधर 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 हो गए तो इधर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 इधर कर दिया तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। अभी कितने हो गए ऑक्सीजन 2 2 या 4 और 2 6 हो गए, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने इधर 2 2 या 4, इधर भी कितने 2 2 या 4, ओके। ऑक्सीजन कितने इधर, ये 2 तो इधर से आ गए, 2 इधर से 2 2 या 4,
2 टू जा 4 ऑक्सीजन है इधर, 2 टू जा 4 तो इधर हो गए और 2 इधर, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो इधर भी 6 है 3 2। अब एस सल्फर ही बचा, तो यहाँ पे 2 सल्फर, इधर भी 2 सल्फर। समझ गए ना बच्चों, ऐसे बैलेंस किया। अभी मैंने यहाँ से, आपको समझ में आ गई ना पूरी बात, ये कैसे कैसे लगाए थे। और ये आप ऐसे कभी समझ नहीं आएगा, वैसे मैं आपको बता दूँ साफ साफ, ये आप समझ में तभी आएगा जब ये आप घर पे बैठ के इन रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। बैलेंस एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 6, जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा रिएक्शन बैलेंस करो, जितनी ज़्यादा बार एक रिएक्शन को 3 3 4 4 बार रिएक्शन बैलेंस करके देखो। सी बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4 का 4th राइज से और बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी बैलेंस ये थी ये तो, एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 का प्रेसिपिटेट। इसको बैलेंस करना तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, आप जाएंगे इसके पास, 3 तो 5 है ना इसके पास, ओके बेरियम सल्फेट बनेगा ना, क्लोराइड कहाँ से आएगा, बेरियम सल्फेट। तो देखो सल्फेट के इधर 2 है 3 है ना, तो इधर 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने कर दिया। एल्यूमिनियम 2 थे तो 2 से इधर कर दिया, ओके 2 एल्यूमिनियम 3 बेरियम बनाने के लिए इधर 3 से कर दिया। अब ये बैलेंस है अपने आप, देख लो चेक कर लो बैलेंस सही है। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ईजी है इसको। नाउ देखते हैं नेक्स्ट। अभी बैलेंस करके बताई थी, इसीलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये अभी बैलेंस करी थी। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन, KOH एक्वस ये गैस, H2O लिक्विड और ये है सॉलिड। अब देखो इसको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है। तो इधर क्या करते हैं अपन, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, कोशिश। तो कोशिश करने के लिए H2 से स्टार्ट करते हैं, इधर 3 है तो इधर भी 3 है ना, एक पोटेशियम एक O एक गैस, तो 3 किसी से भी कर सकते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इधर 3 हाइड्रोजन है ना, 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो इसको 4 बना लेते हैं। इधर 2 हो गया, ये 2 4 हो गया ना टोटल, तो इधर भी 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, बिल्कुल सही। पोटेशियम 2 हो गए, तो इधर भी 2 लगा दिए। इस तरह से ये बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको बैलेंस। करें शुरू करेंगे, अरे बोल दो बच्चों, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले HNO3 ने, ये दोनों सेम लिख दिया, हाँ ये सेम लिख गई, अच्छा सेम नहीं लिखी, इनका आंसर सेम यहीं पे लिख दिया। तो इनको यार एक काम करता हूँ, इनको अपने आप बैलेंस करके देखने की कोशिश करोगे। अरे कर लो यार बच्चों, कर लोगे। तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ कि बता दूँ, नहीं सर बता दो आप, तो चलो ठीक है बता देता हूँ। HNO3 जब रिएक्ट कर रहा है COH के साथ H के साथ, तो ये बना रहा है बच्चों CaNO3 H प्लस H2। इसको करते हैं बैलेंस। तो किससे स्टार्ट करें, आपको किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं, तो इससे कर देते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 1 कैल्शियम है, 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो 6 2 8 और 1 9, ओके इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें NO3 का उल्टा है ना, तो इधर 2 लगा देते हैं ताकि NO3 का उल्टा इधर भी हो जाए, NO3 का उल्टा इधर भी, ओके ये तो हो गया NO3 की कहानी समाप्त। अब देखते हैं H2, NO3 तो हो गए, H2 हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ना इधर 2 नहीं हुए, इधर 2 तो ये हो गए और 2 ये रहे यहाँ पर, तो 4 हो गए ना, इधर 4 हो गए, इधर 2 है उधर 4, तो इसके लिए भी इधर भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये भी 4 हो जाए। तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6, तो इधर ही हो गए 6 प्लस 2 ये है 8, तो इधर है 8 ऑक्सीजन। तो इधर देख लेते हैं कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6 ये रहे और 2 इधर से आएंगे, तो 2 6 2 8 ऑक्सीजन, बिल्कुल। कैल्शियम इधर 1 इधर भी 1, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन क्या आई, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2 हो गए बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी इक्वेशन है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रही। NaOH ने जब रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, ये क्या है एसिड और ये बेस, ये नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, चलो अभी इसका याद मत रखो। इसने बनाया Na2SO4 प्लस H2O, इसको बैलेंस करना है, तो इससे ही स्टार्ट कर देते हैं Na2SO4, क्योंकि इसमें 2 Na है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने 4 2 6 और 1 7 है टोटल। H2SO4 में कितने एटम्स है टोटल, 2 तो हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ही, इसमें भी 7 है। तो इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी सब में तो इसमें 3 है NaOH में, 1 Na 1 O 1 H, तो 3, और इधर भी 3 है, 2 हाइड्रोजन पर ये भी 3, ओके। तो ये इस तरह से हो गया बच्चों Na2SO4। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए Na से बैलेंस करते हैं पहले, Na से। Na इधर कितने हैं 2, तो इधर भी 2 कर देता हूँ मैं, ओके। अब ये बैलेंस देखते हैं SO4 यानी कि इधर ऑक्सीजन
इधर ऑक्सीजन कितनी है 4 ये रही और 1 ये रही 5 है इधर, और इधर कितनी ऑक्सीजन है 4 और 2 6, तो इसको भी 6 बना लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। अब कितनी ऑक्सीजन हो गई 2 और 4 6, उधर भी 6। ओके ओके ओके। हाइड्रोजन देखते हैं इधर कितनी है हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो इधर भी कितनी है 2 तो ये रही और 2 इधर से आ गई, तो 2 2 जा 4 इधर भी है, इधर भी 4 हो गई, तो ये भी बैलेंस है। सल्फर बैलेंस है क्या, इधर भी 1 सल्फर इधर भी 1 सल्फर, मतलब ये पूरी तरह से बैलेंस है। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या है 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O, ये बैलेंस इक्वेशन। अब एक चीज़ याद रखना, मैं कितना भी समझा लूँ आपको, कितनी भी बार रिएक्शन लिख के बताता हूँ, जब तक अपने आप बैलेंस नहीं करोगे बच्चों, ये तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली हैं किसी भी तरीके से। तो ये बैलेंस ज़रूर अपने आप कर लेना, अपने आप एक बार करके देख लेना ज़रूर, इसको बैलेंस करते हैं। AgCl, इधर भी 1 Ag 1 Cl 1 Na 1 NO3 1, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट इक्वेशन है, बेरियम क्लोराइड ने जो रिएक्ट किया H2SO4 के साथ बनाया बेरियम सल्फेट प्लस HCl, कोई दिक्कत तो नहीं, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब इसमें देखो बेरियम सल्फेट किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, इससे कर लो, बढ़िया H2SO4 से कर लो, तो बेरियम सल्फेट तो डायरेक्ट दिख रहा है, बेरियम सल्फेट तो डायरेक्ट जुड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब HCl में यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 क्लोरीन, तो मतलब इसमें यदि 2 लगा दूँ मैं तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब देख लो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है ना, ये तो ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, तो इतनी जल्दी तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो घबराना मत, सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते हाथ से आएगा अपने आप। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो ये रही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब CO2 से रिएक्ट किया तो बनाया CaCO3 और H2O, इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब रिएक्ट किया किसके साथ CO2 के साथ, तो बनाया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो बैलेंस करना ही है, बैलेंस करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी से भी स्टार्ट कर लो बच्चों, इससे किसी से भी स्टार्ट कर लो। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें नंबर एटम सबसे ज़्यादा है, तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन फर्स्ट वाली, इसमें 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 1 कैल्शियम, तो 5 है। इधर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 कार्बन प्लस 2 ये तो 3 है, और इसमें कितने हैं 1 कैल्शियम 1 कार्बन प्लस 3 3 4 5 है इसमें भी, और इसमें कितने 3 2 हाइड्रोजन 1 ये 3। ओके, इसमें किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो किससे स्टार्ट करें, बता दो। कैल्शियम, चलो इससे कर लेते हैं, इसमें 1 कैल्शियम है बिल्कुल, इधर भी 1 कैल्शियम है, ठीक है। और दूसरा एटम है अपना ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 तो ये रहे और 1 ये रहा, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है 2 ये रहे और 2 ये रहे 4 ऑक्सीजन, तो इसको 4 कैसे बना, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब कितने हो गए इधर 2, 2 से मल्टीप्लाई करके तो गड़बड़ हो रही है बच्चों, गड़बड़ हो रही है ना, गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इधर 2 और 2 4 है, इधर 3 और 1 4 है, ऑलरेडी बैलेंस है ना, इधर 3 है और इधर 1 तो 4 हो गए ना, और इधर 4 थे 2 ये रहे और 2 ये रहे, ओके। इधर कार्बन कितना है 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, ओके। हाइड्रोजन इधर 2 इधर भी 2, ओके, मतलब ये बैलेंस है। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है, जिंक ने जब रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो बनाया जिंक नाइट्रेट प्लस AgOG, लो जी सुनो जी, इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, इससे कर देते हैं, इसमें नंबर आइटम सबसे ज़्यादा है, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस है, तो NO3 को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जिंक तो इधर भी 1 था इधर भी 1 है, पर Ag इधर 2 हो गए तो इधर भी 2 लगा दो, बैलेंस, कम्प्लीटली बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ तो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये होगा कि नहीं, एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज में देखो पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल होगा ही। यदि एल्यूमिनियम इससे कम रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन आगे जाती नहीं, ये हो ही नहीं पाती रिएक्शन। इसको बैलेंस करते हैं, किससे स्टार्ट करें, कॉपर क्लोराइड से, AlCl3 से, किसी से कर सकते हो। इसमें 3 है इसमें 4 है, तो इससे कर लेते हैं स्टार्ट। तो Cl3 है यहाँ पे, Cl कितना है 3, तो इधर क्लोरीन 3 है इधर 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 6 बनाना पड़ेगा, तो इधर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए ना। अब देखो बैलेंस कैसे हो गए, 3 2 6 क्लोरीन इधर हो गए 6 क्लोरीन इधर हो गए, ओके। कॉपर कितने हो गए इधर 3, इधर भी कर दो 3, एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर भी लगा दो 2, बैलेंस, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो इक्वेशन आपसे बैलेंस करने के लिए बोला है वो है बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है K2SO4 से तो बनाता है BaSO4 प्लस KCl, ये बहुत ईजी होती है ऐसी इक्वेशन बैलेंस करना। देखो BaSO4 तो डायरेक्ट यहाँ से मिल गया, अब देखो इधर से 2 के आए थे इधर से 2Cl आए थे, तो मतलब इधर मैं 2 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी कंप्लीटली। ये देखने से ऐसे ही नहीं आ जाता, ये तो प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, प्रैक्टिस करते जाओ मजे में होते जाओ। बैलेंस करनी ये वाली केमिकल इक्वेशन अपने को, KBr ने रिएक्ट किया जब Bi2 के साथ बनाया पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बैलेंस करना है BaBr2, तो इससे स्टार्ट कर दूँ मैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमारा एटम दिख रहे हैं मुझे, इससे भी कर सकते हो क्योंकि सेम है इन दोनों का, BaBr2 से कर देते हैं, कंपनी का बेचारा आपका फायदा है। तो इधर लगा Br2 करने ना, इधर 1 है तो इधर लगा दो 2 लगा दिया, इधर Br2 हो गए, ठीक है। अब पोटेशियम कितने हो गए 2, तो 2 हो गए तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, इधर आयोडीन ऑलरेडी 2 है तो इधर भी आयोडीन 2 हो गए,
ठीक है, बेरियम इधर बनता है, इधर भी बन, तो बैलेंस हो गई ना केमिकल इक्वेशन, बैलेंस हो गई ना बच्चों। तो क्या बैलेंस आई, बैलेंस इक्वेशन आई 2Kbr प्लस BaI2 गिव्स 2Ki प्लस BaBr2, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, तो इसमें ZNO और CO2 देता है, तो बैलेंस करूँ यहीं पे कर दूँ, CO3 इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 ये रही, 1 ये रही, 3 इधर भी 3 है, इधर कार्बन कितना है 1, इधर भी 1, इधर जिंक कितने 1, इधर भी 1, बैलेंस है यार, ये तो बैलेंस है यार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन प्लस Cl2 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन ने रिएक्ट किया तो HCl बनाया, बस 2 लगा दो इसके सामने, बैलेंस हो जाएगी, बस 2 लगा दी। Mg ने HCl से रिएक्ट किया, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो हाइड्रोजन H2 है ना, तो इधर 2 लगा देता हूँ, बैलेंस हो गई क्या ये, इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 ओके, इधर भी 2 ओके, इधर Cl कितने हो गए 2 लगाया तो Cl2 हो गया, इधर ओके, इधर Mg1 इधर भी Mg1, ठीक है बैलेंस है, मतलब HCl के सामने सिर्फ 2 लगाना है, बैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है बच्चों जिसमें रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होती है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनको करवाने के लिए, मतलब जिन रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी, मतलब हीट फॉर्म में एनर्जी अपने को देनी पड़ रही है। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला देखा था ना, तो इसको वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो जैसे ही आप लाओगे ना, ये चूना लेके आओगे, क्विक लाइन लेके आओगे बाजार से, इसको पानी में डालोगे तो आपको वहाँ पे बबल्स दिखेंगे, बुलबुले, बुलबुला हूँ मैं, और बुलबुले आएंगे सरफेस पे तेजी से, क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट रिलीज होती है और वाटर को बॉयल कर देती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बनती है वहाँ पे, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनको कराने के लिए अपने को हीट की ज़रूरत होती है, जिनको रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए ही हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन यदि आपको देखनी हो एक्सोथर्मिक की, तो जो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनता है CO2 प्लस हीट। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि देखो अपने शरीर में जैसे आपने कुछ भी खाया, राइस वगैरह खाया तो कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये जब रिएक्ट करता है सीएन आएगी ना यहाँ पे, ओके, तब ये यहाँ से भी अमाउंट में हीट निकलती है एनर्जी, और उसी एनर्जी का उपयोग किया जाता है अपनी सेल्स में, ठीक है। एटीपी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वो सब छोड़ो, बट ये याद रखो कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है वो भी एक्सोथर्मिक है, वहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। वैसे रिएक्शन इसी क्लास में आपको आगे बायोलॉजी में पढ़नी भी है तो पढ़ेंगे वहाँ पे। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनको कराने के लिए, जिनको स्टार्ट कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको हीट देनी पड़ेगी तब वो रिएक्शन होंगी। देखो ये क्वेश्चन ही पूछ लिया, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है, वो बाद में। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनको कराने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, तो देखो कौन सी रिएक्शन है जिनको कराने के लिए हीट की जरूरत, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, मैंने अभी जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन हो जाती ना, ZNO प्लस CO, तो डिकम्पोजिशन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है, मतलब इसमें रिएक्टेंट साइड में हीट देनी पड़ेगी, इसमें तो रिलीज हो रही थी बाद में, बट यहाँ पे हीट इनिशियल कराने के लिए देनी पड़ेगी। और भी रिएक्शन आप देख सकते हो जो जिसको हीट देनी पड़ती है, वो आप देख लेना कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में H2 टूटता है, H2 और O2 में टूटता है ना, तो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको हीट देनी पड़ती है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, सॉरी हीट नहीं एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो ये कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कैसी होगी, इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का अपोजिट होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया ही हुआ है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्यों, तो देखो जिस भी ये इसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं बोल सकते बच्चों, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें हीट की जरूरत होनी चाहिए। यदि हीट दे रहे हैं इसको बोल सकते हैं ये एंडोथर्मिक है, पर ये नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी तो दी जा रही है पर किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। बट एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का रिलेशन होता है हीट से, तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज नहीं होती एंडोथर्मिक, मतलब जिनको कराने के लिए हीट देनी पड़ती है रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए, वो तो हो जाएंगे एंडोथर्मिक, और जो रिएक्शन होने के बाद में हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बताना है आपको। देखो H2O जब टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि H2 और O2 बना बैठा। अब H2 और O2 जब कंबाइंड हो जाती है तो H2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, और ये कैसी है, डिकम्पोजिशन। नाउ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये डिसोसिएशन थी, और ये भी ये कैसी रिएक्शन है दोनों, एंडोथर्मिक, क्योंकि इनमें हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है। अभी पूछा क्वेश्चन नंबर 20, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दो जिनको कराने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, एक में तो हीट की फॉर्म में, दूसरे में लाइट की फॉर्म में, तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो CaCO3 का जब डिसोसिएशन कराते हो तो उसको हीट देनी पड़ती है, तब ये CO और CO2 में टूटता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या भी बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसको स्टार्ट कराने के लिए हीट सप्लाई करी जा रही है, एनर्जी के फॉर्म में क्या करी जा रही है, हीट। इसीलिए इसको एंडोथर्मिक बोल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का फॉर्म है वो हीट के फॉर्म में दिया जा रहा है। दूसरी रिएक्शन है NaCl,
NaCl को तोड़ना होता है तो NaCl2 इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी, तो इसमें भी एनर्जी सप्लाई करी जा रही है इनिशियल में, बट किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक नहीं बोल सकते। एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बोलने के लिए वहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। AgBr को भी डिसोशिएट होने के लिए एनर्जी दी जाती है, बट किस फॉर्म में, सनलाइट, इस पर सनलाइट डालोगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट रिलेवेंट इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, जैसे कि आयरन है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डाल दिया आयरन को, तो ये FeSO4 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो ये तो होगी डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये Mg ने इसको क्या किया, Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और MgCl2 बना लिया। ओके, Mg हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों कर पाया, क्योंकि Mg रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है हाइड्रोजन से, इसीलिए Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आयन एक्सचेंज करते हैं, जिसमें वेयर आयन्स क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे कि आयन एक्सचेंज का एग्जांपल देखो AgBr BaI2, इसमें क्या हुआ, K चला गया I के साथ और B चला गया Br के साथ, मतलब आयन ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया, B Br के साथ आ गया, K I के साथ आ गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इन रिफाइनरी सिल्वर को रिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है कि AgNO3 की फॉर्म में मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है, कौन, चांदी होगी आज तो सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं पर कॉपर मेटल से रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से कॉपर, क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है किससे, Ag से, रिएक्टिविटी सीरीज में Ag तो नीचे आता है ना, Ag के बाद Au आता है लास्ट में, और कॉपर इससे ऊपर आ जाता है, तो कॉपर इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देता है और NO3 और अपने को मिल जाती है चांदी, और यही अपने को चाहिए। तो ये रिएक्शन लिख दी, आपको क्या करना था, बैलेंस करना था, ये बैलेंस करिए लिख है, पर आप इसको बैलेंस करोगे। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction क्या होती है, देखो, जब दो सॉल्यूशन को जो कंबाइन किया जाता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, आयन का एक्सचेंज होता है और कंपाउंड बन जाते हैं। तो इनमें से क्या होता है, जो कंपाउंड बनते हैं ना प्रोडक्ट में, उनमें से एक कंपाउंड ऐसा हो जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो, तो ये क्या हो जाता है, ये सेटल होने लगता है, तली में ये सेटल होने लग जाता है, और इस सॉलिड को भी बोला जाता है प्रेसिपिटेट, एंड द रेस्पेक्टिव रिएक्शन इस टर्म है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो रिएक्शन है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब दो या दो से ज़्यादा नहीं, दो सॉल्ट रिएक्शन में जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे, ये नीचे वाटर में सेटल डाउन होने लग जाता है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस तरह की रिएक्शन को जिसमें इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो CdSO4 ने जब K2S से रिएक्ट किया तो CDS बनाया, और ये CDS कैसा है, ये प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, आपको अलग से दिख जाएगा, ये धीरे धीरे सेटल होने लग जाता है। ऐसे NaOH ने जब MgCl2 से रिएक्ट किया तो NaCl तो सॉल्युबल है, नमक तो सॉल्युबल होता है पानी, पर MgOH का होल ट्वाइस ये सॉल्युबल नहीं होता, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, अलग ही अलग रहेगा, और इस तरह से ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एक एग्जांपल और देखना हो तो इसका एक एग्जांपल ये है कि आयरन क्लोराइड एक्वस जब रिएक्ट करता है NH4C NH4OL से, तो ये प्रोडक्ट में बनाता है FeOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको, ये आपका काम है बच्चों। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में रहता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनमें बताओ क्या डिफरेंस, इनमें क्या हो रहा है, Na तो हो रहा है ऑक्सीडाइज और O2 हो रहा है रिड्यूस। क्यों Na तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि साथ इसके साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वो होता है ऑक्सीडाइज हो गया। O2 रिड्यूस हो रहा है, ये कैसे पता चला कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन देता है होता है ऑक्सीडाइज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है रिड्यूस, समझ गए। अब H2S में क्या हो रहा है, H2S में देखो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है ऑक्सीजन, और H2S में क्या हो रहा है, ये H2S तो हो रहा है क्या, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड और H2 में जब लिखेंगे अपन ये रिएक्शन तो इसमें कॉपर ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन से दूर भाग रही है, और ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। इसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स। तो ये रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी दोनों में हो रहा है, तो इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, बट इसको मत बोल देना, लास्ट वाले रिडॉक्स रिएक्शन मत बोल देना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिडक्शन एक साथ हो रहा है क्या, देख लेते हैं इसको ही बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखो HGO में क्या हो रहा है, HG से ऑक्सीजन दूर भाग रही है, मतलब ये हो रहा है रिड्यूस, ये हो रहा है रिड्यूस, और ऑक्सीजन अलग हो रही है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। HGO डिकम्पोज हुआ ना HG और O2 में, इसलिए इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 25, इज शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। अच्छा, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कौन होता है, ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन होता है, कॉपर। ऑन हीटिंग इन एयर, मतलब एयर के साथ इसको हीट करेंगे तो ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, और ये कैसे कलर का होता है, ब्लैक। अच्छा, हीट करने पे क्या मतलब इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, पर मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव नहीं होता, कॉपर की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि सबसे पहले कौन आता है, पोटेशियम
का ना ये आते हैं ना रिएक्टिविटी सीड, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जब एयर में इनको खुला छोड़ दोगे ना अपने आप ही ब्लास्ट कर जाएंगे, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पर जैसे जैसे नीचे आते जाते हो रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो इसको रिएक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत हीट जरूरत पड़ती है। तो इसको जब हीट देते हो तब ये रिएक्ट करने लायक बनता है। इसलिए बोला था कि एयर के साथ हीट करते हैं, जब एयर को के साथ हीट करोगे कॉपर को तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये तो छोटी सी बात है तुम्हारे लिए, छोटी सी बात है ना एकदम तुम्हारे लिए, तो एकदम छोटी सी बात है, तुरंत बैलेंस कर दोगे। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों किया जाता है? तो बच्चों आयरन की नेल है ये, पेंट करने से क्या होगा, पेंट करने से ये होगा कि इसकी जो आउटर लेयर है ना आयरन की, ये मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो इसकी रस्टिंग नहीं होगी। ये रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन, वाई बच्चों वाई? ऑयल और फैट कंटेनिंग जो आइटम होते हैं उनमें नाइट्रोजन क्यों डालते हैं? जैसे चिप्स का पैकेट उसमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि बच्चों नॉर्मली ये क्या करते हैं, ऑयल और फैट ये जो कंपाउंड होते हैं ये ऑक्सीजन सिलेक्ट करते हैं और इनकी फाउल स्मेल, बैड स्मेल आ जाती है, ये खराब होने लगते हैं, मतलब ये खराब हो जाते हैं। यदि खराब हो जाएंगे तो इस चीज़ को बोला जाता है रेंसिडिटी। इसको क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी। तो यदि रेंसिडिटी इसको बोला जाएगा बच्चों, तो रेंसिडिटी की वजह से ये हो जाएंगे खराब, और रेंसिडिटी की वजह से ये खराब हो गए तो इसको क्या करा जाता है? इसका दो तरीके होते हैं इसको बचाने के, एक तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें ऐड कर दो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, या फिर इसमें क्या करो कि नाइट्रोजन गैस फिल कर दो। नाइट्रोजन गैस फिल होगी तो इससे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो इनसे रिएक्ट नहीं करती फूड और फैट और ऑयल से, और जब नाइट्रोजन भरी जाएगी तो ऑक्सीजन को मौका नहीं मिलेगा हम पहुंचने का, तो ये खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है पता है ना? क्योंकि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाए वो आइटम्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म विद ईच एग्जाम्पल। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज ए प्रोसेस वेयर ए रिफाइंड मेटल ऑक्सीडाइज बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड। अच्छा, ये मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये स्टेटमेंट से हटा दो भले, मोर स्टेबल की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो आयरन पे जो ऑक्साइड बनता है ना वो स्टेबल नहीं होता है बच्चों, वो क्या होता है टूट टूट के गिरने लगता है, तभी तो आयरन के आइटम धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं पूरे, क्योंकि ये आयरन का पाइप पड़ा हुआ था, इस पर लगी जंग रस्ट, तो इसके ऊपर की लेयर गिर गई, क्योंकि वो रस्ट इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाती ढंग से, ये गिर गई। फिर दूसरी लेयर निकली, उस पर रस्ट लगी, वो भी ऐसे धीरे धीरे पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो कोरोजन क्या होती है? कोरोजन एक प्रोसेस होती है जिसमें मेटल क्या होती है? मोस्टली ऑक्सीडाइज बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर भी होना चाहिए वहाँ पे, भले वेपर की फॉर्म में हो, यानी मॉइस्चर भी होना चाहिए। मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब कोई मेटल आती है तो उसकी सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। कई बार ये नया कंपाउंड क्या होता है कि कई बार ये नया कंपाउंड स्टेबल भी होता है, कई बार ये अनस्टेबल। जब अनस्टेबल होगा तो उसको खराब कर देगा, जैसे आयरन के केस में अनस्टेबल होता है। कई में ये स्टेबल भी होता है, तो एक बार यदि ऑक्साइड की लेयर बन गई ना तो उसको फर्दर, जैसे कि कॉपर और क्या ले सकते हैं, अच्छा इसमें क्या कई मेटल में ऐसी लेयर बन जाती है वो कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, मतलब एक बार वो ऑक्साइड की लेयर बन गई ना तो इससे टूट के अलग ही नहीं होती, इससे टूट के अलग ही नहीं होगी, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो कई लेयर तो फायदेमंद भी होती है, मतलब कई कोरोजन फायदेमंद भी हो सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस, डिग्रेड होता है, बट कई केस में ये प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब एक बार ऑक्साइड की लेयर बन गई तो फर्दर उसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो प्रोटेक्ट भी कर सकता है और डिग्रेड भी कर सकता है। कोरोजन ये भी हो सकता है बच्चों, समझ रहे हो ना? कोरोजन मतलब क्या है कि मेटल जब ऑक्साइड है ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन की उपस्थिति। रेंसिडिटी क्या है मैंने अभी समझाई थी। तो फैट और ऑयल कंटेनिंग जो भी चीज़ें होती हैं ना, फैट और ऑयल कंटेनिंग चीज़ें होती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगती है कुछ टाइम के बाद। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन, एयर मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है ना उससे ऑक्सीडाइज होके जो फूड और जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग, जैसे कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस क्या होगा जिनको तेल में तल तल के बनाते हैं, जैसे कि वो मैं वापस एग्जांपल दूंगा उसी का, किसका? उसी का, वो कौन है? चिप्स का पैकेट। चिप्स में क्या होता है? उसमें ऑयल होता है ना, चिप्स को ऑयल में तल के बनाते हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद ये अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट देने लगते हैं, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इसी चीज़ को बोला जाता है, किसको? कि जब फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस जब एरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फाउल स्मेल यानी कि बेकार स्मेल देने लगते हैं और उनका टेस्ट भी खराब होने लगता है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी फूड आइटम को खराब कर देती है, तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो एंटीऑक्सीडेंट डालो वहाँ पे, या फिर उनको जैसे कि चिप्स के पैकेट में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो अब नाइट्रोजन गैस भरी हुई है तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो अब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो अपने फूड आइटम सेफ हो जाएंगे। इस तरह से ये सेफ हो जाते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बेझिझक बिल्कुल फटाफट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।